चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 है, कह रहा किसी 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज के आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक त्रिभुज है जिसकी साइड है 9, 12, 15। अब खुद जानते हो 9, 12 और 15 ये क्या है? ट्रिपलेट होता है। ये क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। अगर ये ट्रिपलेट बन रहा है मतलब त्रिभुज कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल त्रिभुज होगा। देखो अगर साइड ट्रिपलेट है, साइड क्या होती है? ट्रिपलेट होती है, तो ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और इसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है वो कर्ण होता है, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार। अब देखो कह रहा है कि त्रिभुज के आंतरिक वृत्त की त्रिज्या बताइए। आंतरिक वृत्त मतलब अगर इस त्रिभुज के अंदर, अगर मैं एक सर्कल बना दूं, क्या बना दूं? सर्कल बना दूं। इस त्रिभुज के अंदर अगर मैं एक सर्कल बना दूं तो उसकी रेडियस, आप ये पूछ रहे हो, उसकी रेडियस जो होती है वो आंतरिक त्रिज्या होती है। उसकी रेडियस जो होती है वो आंतरिक त्रिज्या, मतलब आपसे पूछ रहा है आर बताओ। अब ध्यान देना, मैं एक चीज़ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है देखो ये कोई त्रिभुज है, ये क्या है? ये कोई त्रिभुज है। ठीक, और इसकी साइड है ए बी सी। ठीक, तो और इसके अंदर मैंने एक सर्कल बना दिया, जिसकी रेडियस क्या है? स्मॉल आर। तो अगर आपसे स्मॉल आर का फॉर्मूला पूछे ना, स्मॉल आर पूछे, तो स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है, ऊपर एरिया लिखो और नीचे लिखो सेमी पेरीमीटर। ठीक, समझ में आया? तो ये फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस। आर बराबर क्या होता है? डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा क्या बताता है? डेल्टा बताता है एरिया को, और एस क्या बताता है? एस बताता है सेमी पेरीमीटर को। अब आपको सेमी पेरीमीटर मालूम होगा। सेमी पेरीमीटर क्या होता है भाई? सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते थे? जब हीरोज का फॉर्मूला लगाते थे तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो वहाँ से एस निकालते थे। ठीक, और एरिया निकालने के लिए आप, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ऐसे साइड दी गए, तो हीरोज के फॉर्मूले से एरिया निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मुझे आर निकालना है। क्या निकालना है? आर। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा मतलब एरिया। तो इस ये कैसा ट्रायंगल है? कहोगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में डेल्टा मतलब एरिया कैसे एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस क्या है भाई? जो नीचे वाली वैल्यू तो बेस होती है, तो 12। और हाइट क्या होती है? 9। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 6 और 6 का गुणा करोगे तो 54 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एरिया कितना है? 54। और सेमी पेरीमीटर क्या होता है? देखो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते थे? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। मतलब सभी साइड को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। तो 9 12 21, 21 में जब आप 15 जोड़ोगे तो 36 आ जाएगा। 36 में जब 2 का भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 18। मतलब सेमी पेरीमीटर 18 आ गया। और 18 54 को काट देगा 3 बार, मतलब आर की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बहुत ही इजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 ने कहा किसी समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो रोम्बस के बारे में देखो मैंने बहुत चीज़ें बताई हैं। ये रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है? जिसकी सभी साइड बराबर होती है। पहली बात, रोम्बस अब अगर आपको कभी भी मिल जाए तो उसकी सबसे पहली बात क्या होती है? कि उसकी सभी साइड बराबर होती है। दूसरी बात, डायगोनल जो होते हैं, डायगोनल, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल, जैसे ये डायगोनल D1 है, ये डायगोनल क्या है? D2 है। तो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो बराबर तो नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब बराबर बराबर भागों में बांटेंगे, वो भी 90 पे। मतलब डायगोनल के बीच में 90 का एंगल होता है। ठीक, पहली बात, रोम्बस क्या होता है? रोम्बस की सभी साइड बराबर होती है। दूसरी बात, डायगोनल बराबर नहीं होते, लेकिन वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और किस पे? 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये एंगल जो होता है वो 90 होता है। ठीक है, ये एंगल क्या होता है? 90 होता है। ठीक, अगर मैं इसकी इसकी पेरीमीटर की बात करूँ, मान लो ये साइड ए है, तो ये भी साइड क्या होगा? ए होगा। ये भी साइड क्या होगा? ए होगा। ये भी साइड क्या होगा? ए होगा। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूँ, क्या होगा? 4 है। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया इसकी दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक डायगोनल से हाफ D1 इंटू D2, और एक एरिया ऐसे निकाल सकते हैं, साइड का स्क्वायर कर दो इंटू साइन थीटा लगा दो जब एंगल दिया हो। ठीक, अब देखो ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब मैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ रोम्बस के बारे में, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखो रोम्बस कभी भी आ जाए ना, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 4A स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत सारे सवाल देखना इस पे होंगे।
इसलिए मैं चाहता हूँ इसको आप याद कर लीजिए, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। d1 क्या है, पहला वाला डायगोनल, d2 क्या है, दूसरा वाला डायगोनल, और a क्या है यहाँ पे, साइड है। a क्या है, साइड है। अब देखो ये वाला सवाल इसी पे होगा, देखो ध्यान देना, कह रहा है किसी समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर। अच्छा परिमाप 20 सेंटीमीटर, परिमाप क्या होता है, 4 है, 4a की वैल्यू क्या है, 20 है। तो अगर मैं यहाँ से a निकालूँ तो a कितना आ जाएगा, 5 आ गया। कह रहा है विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर, मतलब पहला एक विकर्ण मतलब d1 कितना है, 8 है। कह रहा है क्षेत्रफल निकालो, एरिया निकालो, क्या निकालना है, एरिया, एरिया निकालना है। अब देखो इसी फॉर्मूले में अगर पहले मैं एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, या तो ये फॉर्मूला लगाओ या तो ये फॉर्मूला लगाओ। ये लगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि थीटा दिया नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपको d1 और d2 पता होना चाहिए, हमें d1 तो पता है, d2 नहीं पता, तो d2 यहाँ से पता कर लेंगे। अब देखो d1 की वैल्यू क्या है, 8 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, ए क्या है, 5 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो भाई, ये 64 हो जाएगा, और ये हो जाएगा d2 का स्क्वायर इक्वल टू 25 और 100, 25 का गुणा 4 में करोगे तो 100। तो यहाँ पे जाएगा d2 का स्क्वायर, 100 में 64 घटाओगे तो 36, और d2 की वैल्यू क्या जाएगी, अंडर रूट 36, अंडर रूट 36 का मतलब होता है 6, मतलब दूसरा वाला डायगोनल क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो हाफ d1 मतलब पहला वाला डायगोनल, पहला वाला डायगोनल कितना है, 8, d2 मतलब दूसरा वाला डायगोनल, तो जब इसको काटोगे क्या जाएगा, 24, तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना, रोम्बस में लगता है, ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 153। कह रहा ए बी सी में भुजा ए बी और बी सी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं कि डी ई पैरेलल ए सी के। तो देखो एक ट्रायंगल बना दो, एक ट्रायंगल बना दो, ये सिमिलर वाला कंसेप्ट लग रहा है, एक ट्रायंगल बना दो, इसमें डी ई, ये बीच वाली डी ई, ये डी ई पैरेलल है ए सी के, यहाँ ए सी बना दो, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। अब मैंने बताया था कभी भी ऐसा ट्रायंगल मिल जाए और ये वाली साइड इसके पैरेलल हो, तो देखो डी ई पैरेलल आपको मिल जाए ए सी के, तो देखो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इस वाली साइड कि छोटे वाले ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन रहा है, एक छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है, तो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया, एरिया ए बी ई डी, और एरिया बी सी ए। तो जो छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया जो होगा, इनकी साइड इनकी साइड इनकी साइड, जैसे इसकी साइड क्या है छोटे वाले की, बी डी, करस्पॉन्डिंग साइड इस बी डी पूरी वाली ले लो, बी ए के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ये वाली साइड क्या है, बी ई, अब पूरे वाला ले लो बी सी, जो होल स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये वाली साइड क्या है, डी ई, अब पूरा वाला ट्रायंगल ले लो ए सी, ये होल स्क्वायर के बराबर होगा। ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक। जब ये आपको मिल जाए, ये मिल जाए या ये मिल जाए कि डी जो है ये मिड पॉइंट है इसका, और ई जो है ये मिड पॉइंट है इसका, तब भी यही निष्कर्ष निकलता है, ठीक। अब देखो सवाल में कुछ रह नहीं गया, सवाल बहुत ही आसान हो गया। कह रहा है ए बी सी में भुजा ए बी और बी सी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं कि डी पैरेलल ए सी है, मतलब इस पे एक बिंदु है डी और इस साइड पे एक बिंदु ई है, और ये इस प्रकार है कि डी जो है पैरेलल इसके है, और ए डी की वैल्यू कितनी है, ए डी की वैल्यू 3 है, और बी डी की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो कह रहा है ए सी ई डी और बी ई डी का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, इसको देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर देखो मैंने क्या बताया था कि जब भी ऐसी चीज़ मिल जाए, मतलब बीच वाली वैल्यू इसके पैरेलल हो, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल क्या है, बी ई डी सिमिलर हो जाएगा किसके, बी ए सी के, ठीक। और इनके एरिया का जो अनुपात होगा वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे ध्यान देना, अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूँ, तो इसका साइड क्या है, 2, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा 4, भाई इसके स्क्वायर के बराबर होगा ना। ये छोटे वाले ट्रायंगल का साइड क्या है, 2, तो इसका एरिया क्या होगा, 4। अब देखो बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, बड़े वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड कितनी है, तो कहोगे 2 और 3 5। भाई देखो बड़े वाला ट्रायंगल की ये वाली साइड कितनी है, तो कहोगे 5, तो इसका एरिया क्या होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब 25। मतलब पूरा ट्रायंगल 25 का है, ध्यान देना पूरा ट्रायंगल 25 का है, छोटा वाला ट्रायंगल 4 का है, तो ये वाला जो चतुर्भुज कितने का होगा, 21 होगा। भाई समझ में आया, इसको ऐसे फिर समझ लीजिए,
देखो पूरा ट्रायंगल जो है वो 25 का है, पूरा ट्रायंगल कितना 25 का है, इसमें से ये कितना है 4 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा 21 होगा। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है ए सी ई डी और बी ई डी के क्षेत्रफल का अनुपात है। भाई ए सी ई डी का क्षेत्रफल कितना आ रहा है 21 और बी ई डी का कितना आ रहा है 4, तो 21/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने समझाया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 154, कह रहा है समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा वर्ग की भुजा के बराबर है। समचतुर्भुज की प्रत्येक, ये समचतुर्भुज है मतलब रोम्बस है, और इसकी प्रत्येक भुजा जो है वर्ग की भुजा के बराबर है। ये वर्ग की भुजा जानते हो जिसकी सभी साइड बराबर होती है, समचतुर्भुज की भुजा भी जिसकी सभी साइड बराबर होती है। ये वर्ग है, ये क्या है समचतुर्भुज। वर्ग की भुजा के बराबर जिसका विकर्ण 40√2 सेंटीमीटर है। अच्छा खुद बताओ, ये कह रहा है कि ये एक रोम्बस है, रोम्बस का जो साइड है वही साइड किसका है, स्क्वायर का साइड है, और इसका क्या दिया डायगोनल दिया है, क्या दिया डायगोनल। अच्छा खुद बताओ स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे √2 इंटू साइड। भाई स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है √2 इंटू साइड, जो कि दिया कितना 40√2, तो √2 कट जाएगा, क्या आएगा साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी 40, मतलब ये 40 ये 40 ये 40, साइड पता चल गया ना। अब देखो अगर साइड पता चल गया तो भाई जितनी साइड इस स्क्वायर की है उतनी ही साइड तो इस रोम्बस की है, तो ये भी 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा। अब ध्यान देना, कह रहा यदि समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 3:4 है, कह रहा क्षेत्रफल निकालो। अच्छा सम रोम्बस का हमें एरिया निकालना है, क्या निकालना है एरिया, और एरिया निकालने के दो तरीके हैं, हाफ D1 इंटू D2, या तो D1 D2 दोनों विकर्ण पता हो तो देखो दोनों विकर्ण दिए गए तो इसी से निकालेंगे। अब देखो ये तो रेशियो में दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने एक फॉर्मूला बताया था रोम्बस में आपको याद करने के लिए, मैंने कहा था D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर, ये याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाकई में ये यहाँ पे यूज़ होगा। देखो D1 कितना है, तो कहोगे D1 है 3, तो अनुपात में ना तो इसको मान लेते हैं 3x, इसको मान लेते हैं 4x। भाई अनुपात में ना तो अनुपात को हम कुछ भी, तो D1 क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर और D2 क्या आ जाएगा 4x का होल स्क्वायर बराबर 4A की वैल्यू कितनी 40, 40 का स्क्वायर करोगे तो 1600। सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 16x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 गुणे 1600, तो हो जाएगा 25x स्क्वायर इक्वल टू 4 गुणे 1600। तो भैया 25 से जब काटोगे 1600 को तो 16 गुणे 4 इतना आएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 गुणे 16 मतलब 256, और 256 किसका स्क्वायर होता है आप कहोगे 16 का, तो एक्स की वैल्यू 16 आ गई, एक्स की वैल्यू 16 आ गई, अब बस हो गया। तो हाफ D1 की वैल्यू कितनी है 3x और D2 की वैल्यू कितनी है 4x, तो सॉल्व कर लो, तो 12x स्क्वायर में जब 2 का भाग करोगे तो 6x स्क्वायर, और ध्यान दो 6 और x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 256, तो जब गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 1536, 1536 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रोम्बस के लिए, अब इसको याद कर लीजिए ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 155, कह रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखो ये A है और ये B है और ये C है और ये D है, तो ये एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है पैरेलल भी होती है, ठीक। तो आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है पैरेलल भी होती है। कह रहा है BC को क्यों तक बढ़ाया गया, BC को, BC ये BC है इसको क्यों तक बढ़ाया गया, इसको बढ़ा दिया गया, कहाँ तक बढ़ाया गया क्यों तक, और इस प्रकार बढ़ाया गया कि BC बराबर क्यों, BC बराबर क्यों C क्यों है, तो मतलब ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाते हैं। अब इसको मिला लो, चाहे आप मिला सकते हो, ठीक, इसको मिला लिया, मतलब इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ये जो क्यों है ये बराबर आ रहा है, ठीक। तो ये क्यों हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि बताइए क्या इनमें मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। अब ध्यान देना हमें बात किसकी हो रही है, दो ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो बात हो रही है ABC मतलब ये ट्रायंगल की बात हो रही है, तो इसको मैं मिला रह रहा हूँ, ठीक, ये ट्रायंगल की बात हो रही, तो मैं क्या करता हूँ ABC को मिला ले रहा हूँ, ABC को मैंने मिला लिया, ठीक। और किसकी बात हो रही है DCQ की बात हो रही है। अब ये पूछ रहा है कि ये ABC मतलब इसकी बात हो रही है और इसकी बात हो रही है, तो कह रहा है क्या ये बराबर होंगे, क्या ये बड़े होंगे, क्या ये छोटे होंगे, क्या ये बराबर नहीं होंगे। तो ध्यान देना देखो समान मैंने बताया था ना मेंसुरेशन में ज्योमेट्री का भी यूज़ होता है, मेंसुरेशन में ज्योमेट्री का भी यूज़ होता है, खुद बताओ। अच्छा ये वाली में मतलब ये क्या है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है पैरेलल भी होती है, तो ये वाली इसके पैरेलल होगी और ये वाली इसके पैरेलल होगी कि नहीं।
तो देखो अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके देखो क्या क्या एंगल बराबर होते हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक, क्यों बराबर होगा, संगत कोण है, ठीक, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, संगत कोण है। अब देखो ध्यान से देखो इस दोनों ट्रायंगल को देखो, हम ट्रायंगल कौन सा देखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल डी सी क्यू में देखेंगे, ए बी सी तथा डी सी क्यू में। देखो ध्यान देना है इस ट्रायंगल के देखो तो ये वाला एंगल देखो, ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है और ये काट रही है, ये दो पैरेलल लाइन है और ये काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण है। भाई ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन कैसी है, पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है और देखो ये काट रही है कि नहीं काट रही है, ये लाइन इसको काट रही है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो ये वाला एंगल बराबर हो जाता है। देखो ये दो लाइन पैरेलल है और ये देखो ये वाली लाइन काट रही है, तो ये वाला एंगल बराबर हो जाता है। क्यों बराबर होता है, क्योंकि ये संगत कोण होते हैं। कौन से कोण होते हैं, संगत कोण, और संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक। अब देखो ध्यान से देखना ये एक चीज़ बराबर होगी, ठीक। हम लोग इनको क्या करेंगे, इनको ये दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रेंस प्रूव कर देंगे, क्या करें, समरूप प्रूव कर देंगे, कॉन्ग्रेंस समरूपता या सर्वांगसम प्रूव कर देंगे। अगर हम दोनों ट्रायंगल को सर्वांगसम प्रूव कर दिए तो इनका हर चीज़ बराबर हो जाएगा। दो ट्रायंगल को अगर हमने सर्वांगसम प्रूव कर दिया तो इनका हर चीज़ बराबर हो जाएगा, समझ में आए। तो ये वाला एंगल इसके बराबर, इस दो ट्रायंगल में ये वाली साइड इसके बराबर है, ठीक, ये वाली साइड इसके बराबर है, समझ में आया, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाली साइड क्या है, इसके बराबर है, ठीक। अब ध्यान देना, ठीक। हाँ तो देखो अब देखो ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, दिया है, देखो दिया है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, देखो बी सी बराबर सी क्यू दिया है कि नहीं। ये वाला एंगल इस साइड के एंगल बराबर, क्यों बराबर, संगत कोण है, ठीक। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर हो गई। तो देखो जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, जब मैं क्या पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्री आपको, जब मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा कि सर्वांगसम 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 दो ट्रायंगल को सर्वांगसम करने के 5 तरीके होते हैं। कितने, दो ट्रायंगल, जैसे एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो इनको सर्वांगसम करने के 5 तरीके होते हैं। पहला होता है एस एस एस, जब इस वाले ट्रायंगल की सभी साइड इस वाले ट्रायंगल के बराबर हो जाए, मतलब इस साइड इस वाले ट्रायंगल के सभी करस्पॉन्डिंग साइड इस वाले ट्रायंगल के बराबर हो जाए तो वो सर्वांगसम हो जाते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं एस एस रूल। जैसे ये वाला साइड इसके बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर और ये वाला साइड अगर इसके बराबर हो जाए तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। एक होता है एस ए एस, साइड एंगल साइड, ये साइड साइड साइड, ठीक। दूसरा होता है साइड एंगल साइड, मतलब ये वाला साइड अगर मान लो इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला साइड इसके बराबर, तो ये भी सर्वांगसम हो जाएंगे। तीसरा रूल होता है एंगल साइड एंगल, ऐसे ही चौथा रूल होता है एंगल एंगल साइड और एक ऐसा रूल होता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो मैं ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल विस्तार से पढ़ाऊंगा। अभी आप इतना समझिए कि दो ट्रायंगल को सर्वांगसम करने के 5 रूल होते हैं और अगर दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो गए, अगर दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो गए तो उनकी हर चीज़ बराबर हो जाएगी, हर चीज़ पूरी, ये इसका हर साइड हर चीज़ बराबर हो जाएगी, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, मतलब हर करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हो जाएगा, इनका एरिया भी बराबर हो जाएगा, इनका पेरीमीटर भी बराबर हो जाएगा। तो देखो यहाँ हमने यही किया है, देखो ये वाला ट्रायंगल को देखो, इस वाले ट्रायंगल को देखो, इसका ये वाला साइड इसके इस वाले साइड से बराबर है, ठीक, ठीक, मतलब बी सी बराबर क्या है, सी क्यू दिया है, गिवन है ये। दूसरा देखो ये एंगल एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी सी क्यू, क्यों, संगत कोण है, संगत कोण है। और तीसरा देखो ए बी बराबर क्या है, डी सी, ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, और समांतर चतुर्भुज की भुजाएं समांतर भी होती है बराबर भी होती है। तो देखो साइड एंगल साइड, चित्र में देख लो, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। और दो ट्रायंगल अगर सर्वांगसम हो जाए उनकी हर चीज़ बराबर हो जाती है, मतलब ये दो ट्रायंगल सर्वांगसम हो गए मतलब इनका एरिया भी बराबर हो जाएगा, इनका पेरीमीटर भी बराबर हो जाएगा। तो यही पूछा गया है थी। देखो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो, सर्वांगसम हो गए मतलब इनका एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो मैंने कहा था कि जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें मेंसुरेशन का भी पार्ट आएगा, और मेंसुरेशन पढ़ेंगे उसमें ज्योमेट्री का भी पार्ट आएगा। तो ये ज्योमेट्री का जो सर्वांगसम वाला पार्ट है ना, वो मैं ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल विस्तार से पढ़ाऊंगा। अभी आप बस इतना याद कर लीजिए, अगर दो ट्रायंगल सर्वांगसम हो गए तो उनकी हर चीज़ बराबर हो जाती है। ठीक है, बाकी जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें पूरा विस्तार से पढ़ाऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156। करा समचतुर्भुज एक रोम्बस है जिसका एक थीटा दिया है 60 डिग्री और एक साइड दिया है 8 सेंटीमीटर। कह रहा है बड़े विकर्ण की लंबाई बताइए, बड़े विकर्ण की लंबाई। तो बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान देना, मैं चित्र से समझा दे रहा हूँ। ये एक रोम्बस है, और रोम्बस में मैंने बताया था रोम्बस में सभी साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और विकर्ण एक दूसरे को किस में काटते हैं, 90 पे। विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, तो ध्यान देना। और ये एंगल, और विकर्ण की एक खासियत है, विकर्ण एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करते हैं, साथ में विकर्ण जो होते हैं वो शीर्ष को भी बाइसेक्ट करते हैं, शीर्ष वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं। जैसे एंगल ए बी सी डी है, तो विकर्ण जो होंगे वो इसको भी बाइसेक्ट करेंगे, इसको भी बाइसेक्ट करेंगे, इसको भी बाइसेक्ट करेंगे, इसको भी बाइसेक्ट करेंगे। ये रोम्बस की एक खासियत होती है। ठीक है, तो जितनी चीज़ें मैं बताता जाऊँ उसको आप नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि मैं इकट्ठा चीज़ें नहीं बताऊंगा, जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे उसमें बताता जाऊँगा। अब ध्यान देना, ये 90 है, और ये एंगल देखो, एक एंगल समचतुर्भुज का एक कोण 60 है, तो ये पूरा 60 है। तो खुद बताओ ये कितना होगा, 30। और ये 90 है 30, तो ये क्या होगा, 60। समझ में आया भाई? इस ट्रायंगल में देखो, ये मान लो ओ पे बाइसेक्ट करें, तो देखो ये 90 है, ये 30 है, तो ये क्या होगा, 60। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल आपको बन गया, एक ऐसा ट्रायंगल बन गया जिसमें ये क्या हो गया, 90, ये क्या हो गया, 30, और ये क्या हो गया, 60। ठीक, तो मैंने बताया था कि जब मैंने दो ट्रायंगल आपको बताए थे, और ये आपको ज़्यादातर यूज़ कहाँ होगा, हाइट एंड डिस्टेंस में। कहाँ यूज़ होगा, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ये दो ट्रायंगल बहुत यूज़ होंगे। एक ये 30-60 वाला, एक होगा 45-45 वाला। ये जैसे 90 है, ये क्या है, 90 है, और ये एंगल क्या है, 45, और ये एंगल क्या है, 45। तो वहाँ ये बहुत यूज़ होगा, ये दो ट्रायंगल बहुत यूज़ होंगे। फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेंसुरेशन को या ज्योमेट्री को उसमें हर चीज़ का यूज़ है। ठीक है, अब देखो जैसे 30-60 वाला, तो 30 के सामने वाला 1 होता है, 90 के सामने वाला 2, और 60 के सामने वाला √3 होता है। अच्छा 45-45 का है, तो 45 के सामने 1, इस 45 के सामने 1, और 90 के सामने √2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देना इसका यूज़ कहाँ है, देखो इसका कैसे यूज़ होगा, ध्यान देना। कह रहा है समचतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री यदि समचतुर्भुज एक भुजा, मतलब एक भुजा मतलब ये वाली भुजा क्या है, 8 है। अब खुद बताओ, ये 90 के सामने वाली है, और 90 के सामने देखो ये 30-60 का ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, और 90 के सामने वाला क्या होता है, 2, और दिया है 8। हम लोग के हिसाब से 2 होता है, दिया है 8, कितना गुना है, 4 गुना। तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, और ये भी 4 गुना हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि 60 के सामने वाला हो जाएगा 4√3, और 30 के सामने वाला हो जाएगा 4। अब तो अगर कह रहा है बड़े विकर्ण की लंबाई बताइए। अच्छा खुद बताओ, मैंने ये भी कहा था कि रोम्बस में डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होगा कि ये ओ जो है इनका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी, जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी। मतलब ये 4√3 है, तो ये भी क्या होगा, 4√3। मतलब एक डायगोनल क्या आ गया, D1 की वैल्यू क्या आ गई, 8√3। दूसरा डायगोनल देखो कैसे निकालेंगे, ये 4 है तो ये भी क्या होगा, 4। तो दूसरा डायगोनल कितना आ गया, 8। कह रहा है बड़े वाले विकर्ण की लंबाई बताओ। तो बड़ा वाले विकर्ण कौन सा भैया, पहला वाला D1 है, तो 8√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 157। बहुत ही आसान सवाल है, कह रहे हैं किसी वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर खींचा गया। मतलब एक वृत्त है, ठीक है, जो कि कितने का है, और ये बड़ा वृत्त है। तो बड़ा वृत्त की लंबाई कितनी है, तो कहोगे बड़े वृत्त की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, और छोटे वृत्त की कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है एक बड़ा वृत्त है, उसके अंदर छोटा वृत्त खींचा गया है। ठीक है, तो कह रहा है एनुअल जोन और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। मतलब आपको किसका अनुपात बताना है, एनुअल जोन का बताना है, एनुअल जोन, एनुरल जोन, और यहाँ पे बड़े वृत्त, बड़े वृत्त, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात बताना। बहुत ही आसान सवाल है, देखो ध्यान देना। एनुअल जोन या ये एनुरल जोन क्या होता है, एनुरल जोन, एनुरल जोन तो कुछ और नहीं होता है, ये जो रास्ता होता है उसी को एनुरल जोन कहते हैं। ये बड़ा वाला वृत्त है और ये छोटा वाला वृत्त है, इन दोनों के बीच में जो रास्ता होता है, ये रास्ता, इसी को कहते हैं एनुरल जोन। ठीक, तो अगर मैं रास्ते का क्षेत्रफल निकालूं, रास्ते का क्षेत्रफल,
किसका क्षेत्रफल निकालो, रास्ते का। और रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, बड़े वाले त्रिज्या में यदि छोटे वाले त्रिज्या, बड़े वाले वृत्त में यदि छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अच्छा, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है 5, 5 है। तो अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो क्या हो जाएगा, पाई आर, आर कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, माइनस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है कहोगे 3, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 3, आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो क्या हो जाएगा ये 25 पाई और 9 पाई, 25 पाई में से 9 पाई घटाओगे तो क्या आएगा 16 पाई। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या आ गया 16 पाई, और रास्ता ही क्या है एनुरल जोन, एनुरल जोन कितना आ गया 16 पाई। और बड़ा वाला वृत्त कौन सा है, बड़ा वाला वृत्त है भैया, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, बड़े वाले वृत्त की क्षेत्रफल कितना है 25 पाई, तो पाई से पाई कट गया, क्या आया 16:25, 16:25 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन से करना था तो देखो ये वाला ऑप्शन तो कट ही जाता है, क्योंकि पीछे वाला नंबर तो 25 आना था, यहाँ पे 25 नहीं दिया है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन फंसते, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 158, कह रहा है दो वृत्तों का व्यास, दो वृत्त है, दो सर्कल है, ठीक, और उनका व्यास जो है, व्यास मतलब डायमीटर, तो इसका डायमीटर मान लो इसका डायमीटर d1 है और इसका डायमीटर क्या है d2 है। वर्ग की भुजा तथा विकर्ण है, एक वर्ग है उसकी भुजा, मतलब भुजा क्या होती है ए वर्ग की बात करें, उसका विकर्ण क्या होता है a√2, मतलब एक डायगोनल जो है वो वर्ग की भुजा है और दूसरा डायगोनल क्या है वर्ग का विकर्ण है। तो खुद बताओ, अगर देखो डायगोनल डायगोनल दिया है और आपको रेडियस निकालना हो, जैसे इसके डायगोनल दिया है, इसका रेडियस निकालना हो, तो रेडियस क्या होता है डायगोनल का आधा, डायगोनल ए है तो इसका आधा क्या हो जाएगा a/2। इसमें देखो डायगोनल दिया है, मतलब सॉरी व्यास दिया है, व्यास दिया और त्रिज्या निकालनी, व्यास दिया और त्रिज्या निकालनी, त्रिज्या क्या होती है व्यास का आधा होती है। इसमें देखो व्यास दिया त्रिज्या निकालनी, व्यास दिया त्रिज्या निकालनी, त्रिज्या क्या होती है इसका आधा हो गई, तो √2 a/2। ठीक, तो ये हो गया R1 और R2। कह रहा छोटे और बड़े वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, छोटे और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का, छोटे वृत्त भाई ये छोटा वृत्त है और ये बड़ा वृत्त है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात बताना, जिसका भी बताना हो। ये वैल्यू कितनी है a/2 और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू 1/√2, इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आ जाएगा 1/√2। ठीक, अब इसमें बड़ा कौन है भाई, यहाँ 2 से भाग दे रहे हैं, यहाँ √2 से भाग दे रहे हैं, 2 से भाग देंगे तो वैल्यू कम आएगी ना, ये क्या आ गया, ये आपका छोटा है। इसको सॉल्व कर लो, अगर मैं देखो कह रहा है छोटे और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, तो देखो ये तो छोटा है और ये क्या है बड़ा है। ठीक, तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूँ तो क्या जाएगा पाई R1 का स्क्वायर, R1 की वैल्यू क्या है a/2 का होल स्क्वायर, रेशियो निकालना है बड़े वाले वृत्त, पाई R2 का स्क्वायर, R2 की वैल्यू क्या 1/√2 a का होल स्क्वायर, तो पाई से पाई कट गया, तो यहाँ जाएगा a²/4, क्या आ जाएगा a/2 a², तो a² कट जाएगा, ये इसको काट देगा 2 बार, तो 1:2, 1:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159 है, कह रहा समबाहु त्रिभुज और उसके परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज इसके परिवृत्त, ये एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक साइड क्या होती है बराबर होती है, मान लो ये ए है तो ये भी क्या होगी ए, ये भी क्या होगी ए। तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा √3/4 a²। ठीक होगा। कह रहा उसके परिवृत्त, अगर मैं इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ एक सर्कल खींच दूँ, क्या खींच दूँ सर्कल, तो इसके लिए परिवृत्त हो जाएगा। और इसकी जो बड़े वाले सर्कल की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है साइड का √3 होती है। तो आगे अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, बड़े वाले सर्कल का क्षेत्रफल निकालना है, तो मुझे त्रिज्या पता होनी चाहिए, त्रिज्या पता है, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई r², तो देखो पाई r की वैल्यू कितनी है a/√3 का होल स्क्वायर, तो सॉल्व करोगे तो पाई क्या हो जाएगा a²/3। तो कह रहा भैया अनुपात बताना है, तो इसका समबाहु त्रिभुज है उसके परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताना। समबाहु त्रिभुज का अनुपात क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है √3/4 a², अनुपात है किसका परिवृत्त, परिवृत्त का क्या है पाई a²/3। तो भैया a² कट गया, यहाँ आएगा तो ये जाएगा 3√3 और ये हो जाएगा 4 पाई, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 160। कह रहा किसी आयत और समबाहु त्रिभुज, किसी आयत और समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है। आयत की एक भुजा त्रिभुज की एक भुजा के बराबर है। कह रहा आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो भैया ये कोई आयत है, ये कोई आयत है, रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये कोई ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज। कह रहा है इन दोनों का परिमाप क्या बराबर है। ठीक है, अगर मैं इसका परिमाप निकालूं, ये इसकी लंबाई होती है चौड़ाई होती है, परिमाप क्या हो जाएगा 2
एल प्लस बी, और इसका परिमाप, ये साइड क्या होता है, सब बराबर होती हैं, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा 3a। अब देखो क्या कह रहा है, आयत की एक भुजा त्रिभुज की एक भुजा के बराबर है। आयत की एक भुजा, मान लो इसकी जो चौड़ाई है उसकी एक साइड के बराबर है, तो चौड़ाई मतलब इसकी त्रिभुज की एक साइड के बराबर है, मतलब b बराबर a है। तो मैं यहाँ पे अगर रख दूँ तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l प्लस बी की वैल्यू a रख दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है। सॉल्व करोगे तो 2l प्लस 2a इज इक्वल टू 3a, तो 2l की वैल्यू क्या आ जाएगी a, मतलब l अपॉन a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, मतलब l 1 है और a की वैल्यू क्या है 2 है। कह रहा आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। भाई खुद बताओ, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा l इंटू बी, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4a²। अब वैल्यू रख दो, l की वैल्यू कितनी है 1, और b क्या है a, और a की वैल्यू 2 है। √3/4 a की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, पूरा कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2√3। 2√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 161, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक। ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, और बी पर 90 है, ठीक, बी पर 90 बना दिया। कह रहा है ए सी और ए बी पर दो समबाहु त्रिभुज ए सी डी ए बी ई बनाए गए। मतलब कह रहा है ए सी पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी साइड बराबर होती है। तो अगर मैं इस पर एक त्रिभुज बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, जिसकी सभी साइड बराबर होंगी, तो देखो ये सब साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड सब बराबर होंगी, ठीक। और कह रहा है कि इस पे एक यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना है, ए बी पर एक ट्रायंगल बनाना है, तो हमने ये बना दिया। तो ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड सब बराबर होंगी, ठीक। तो अब कह रहा है, अब क्या कह रहा है देखो, कह रहा है, ठीक, कह रहा है ए बी ई ये ई है, और ए सी डी ये डी है। तो कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। अच्छा खुद बताओ, अगर मैं इसको एक्स मान लूँ तो ये भी एक्स होगा, और ये भी एक्स होगा, और ये भी एक्स होगा। क्यों एक्स होगा, देखो कह रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो साइड बराबर हो। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी दो साइड बराबर, मतलब ये साइड तो पहले से ही बराबर है। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो साइड बराबर हो, और समकोण का मतलब होता है 90। तो ये दोनों, तो अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, और ये एक्स है तो ये भी एक्स होंगे। अब देखो ध्यान देना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये क्या होता है x√2। ये चीज़ याद होनी चाहिए। जब आप इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो ये इसके लिए क्या है, कर्ण का काम करेगा, और कर्ण का फॉर्मूला x√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x√2, ठीक। तो अब ये x√2 है, तो खुद बताओ ये क्या होगा x√2, और ये भी क्या होगा x√2। अब सवाल में कुछ नहीं बचा। कह रहा ए बी ई और ए सी डी का क्षेत्रफल बताइए। अच्छा मैं इसका क्षेत्रफल बताऊँ तो एक समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड इसमें क्या है x²। और इसका क्षेत्रफल निकालो तो क्या हो जाएगा, ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो √3/4 साइड स्क्वायर, साइड क्या होता है x√2 का होल स्क्वायर। तो भैया ये पूरा कट गया, क्या आया x² और ये आया 2x²। तो x² कट गया, तो 1:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा दो वृत्तों के यूनिट लंबाई के चाप केंद्र पर 60 डिग्री और 75 डिग्री कोण बनाते हैं। कह रहा त्रिज्या का अनुपात बताइए। देखो एक कंसेप्ट होता है, अगर आपको कोण दिया है, क्या दिया है, कोण का रेशियो दिया है, जैसे θ1 रेशियो θ2 है कोण, और आपको त्रिज्या का रेशियो पूछे तो इसका जस्ट उल्टा होता है, θ2 रेशियो θ1 होगा। समझ में आया, कोण का जो रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा होता है त्रिज्या का रेशियो। तो कोण का रेशियो कितना दिया है 60:75, ठीक। मतलब कोण जो दिया है 60 और 75 में दिया है, तो इसका मैं रेशियो जब निकालूंगा तो क्या आएगा 4:5। तो इसका जस्ट उल्टा 5:4 हो जाएगा त्रिज्या का। तो 5:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 164। ये सब परसेंटेज वाले सवाल है। कह रहा है किसी आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाए। 60% का मतलब क्या होता है, 60% का मतलब होता है 3/5, और बढ़ा दी जाए मतलब 5 से, पहले उसकी लंबाई क्या थी 5 थी, अब 3 बढ़ गई, कितनी हो गई 8। तो कह रहा चौड़ाई में कितने % की कमी करनी चाहिए जिससे क्षेत्रफल समान रहे। तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, और हमें क्षेत्रफल कांस्टेंट रखना है। तो जब भी क्षेत्रफल कांस्टेंट रखना हो, जब भी कांस्टेंट रखना हो, जब भी ये शब्द आ जाए कि हमें क्षेत्रफल कांस्टेंट रखना है, आयतन कांस्टेंट रखना है, कुछ भी कांस्टेंट रखना है, तो आप उस चीज़ को रिवर्स कर दोगे।
समझ में आया? जैसे लंबाई 5:8 में थी, तो हमें चौड़ाई क्या करनी पड़ेगी 8:5 में, तभी तो इसमें क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल 40 आ रहा है, अब भी क्षेत्रफल क्या आएगा 40 आएगा। तो देखो क्षेत्रफल चेंज नहीं हुआ ना। तो अब कह रहा है चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। देखो चौड़ाई 8 से क्या होगी 5, कितने कमी कर दी 3 की, किस पे, पहले वाले पे 8 इंटू 100, और 3/8 तो आपको याद होगा 37.5%, 37.5% को कहते हैं 3/8। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165 है, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है यदि वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि हो जाएगी। 40% क्या होता है, देखो 40% होता है 2/5 वृद्धि। मतलब अगर मैं साइड की बात करूं तो साइड पहले क्या थी 5 थी, अब 2 बढ़ गई है। कह रहा है क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगी। अच्छा साइड और क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर। तो भैया जब साइड 5 थी तो इसका स्क्वायर क्या होगा 25। यहाँ देखो पहले साइड 7 थी तब क्या हो जाएगा 49। तो देखो एरिया क्या हो गया 25 49, मतलब कितना बढ़ गया 24, किस पे 25 पे इंटू 100। तो 25 से जब काटोगे इसको 4, 24 का गुणा 4 में करोगे तो क्या आएगा 96%। तो 96% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 166। कह रहा है यदि किसी वृत्त के व्यास में 8% की वृद्धि हो जाए। 8% क्या होता है, 8% होता है 2/25, वृद्धि हो जाए मतलब प्लस। ठीक, व्यास का है या त्रिज्या का है, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब परसेंटेज में जब निकालना हो तो व्यास और त्रिज्या दोनों सेम ही में रहती है। ठीक है, तो कह रहा है 8% क्या आता है वृद्धि हो जाती है, मतलब पहले त्रिज्या क्या थी 25 थी, अब क्या हो गई 27 हो गई। अब क्या हो गई 27 हो गई। पहले त्रिज्या 25 थी, अब क्या हो गई 27 हो गई। ठीक, तो रेडियस क्या 25 से 27 हो गई। तो अगर मैं रेडियस ये दिया है और एरिया निकालना है, क्या निकालना है एरिया निकालना है, तो भैया एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जब भी आपको परसेंटेज निकालना होता है ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, मतलब अगर आपको एरिया निकालना है, जब भी परसेंटेज वाला सवाल है एरिया निकालना है, तो आप क्या करो रेडियस का स्क्वायर कर दो। तो भैया पहले रेडियस 25 थी, एरिया निकालना है तो क्या होगा 25 का स्क्वायर 625। अब रेडियस 27 होगा तो इसका स्क्वायर हो गया 729। तो मैं एक रेडियस कितना बढ़ गया, देखो कितना बढ़ गया एक, तो 104 बढ़ गया किस पे 625 पे इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे काटम पीटी करोगे तो 16.64% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 है, कर एक वृत्ताकार मैदान के बाहर चारों ओर एक वृत्ताकार मैदान है और इसके चारों ओर इसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया। मतलब इसके चारों ओर कितना रास्ता बनाया गया 3.5 का। तो ये जो लंबाई है, ये जो चौड़ाई है इसकी 3.5 है। ठीक है, कह रहा है 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ पर सीमेंट लगाने पर खर्चा क्या होगा यदि मैदान का व्यास 56 मीटर है। मतलब कह रहा है अगर मैं इस पे सीमेंट लगाना चाहता हूँ, इस चीज़ पे मुझे क्या लगाना है सीमेंट लगाना है, और 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपये लगेगा 4 रुपये लगेगा। तो कह रहा है खर्चा बताओ। तो मैंने बताया था खर्चा जब भी निकालना हो खर्चा, तो खर्चा क्या होता है, खर्चा होता है एरिया इंटू रेट। इसका एरिया निकाल लो और रेट तो दिया ही है 1 मीटर स्क्वायर, एरिया निकाल लो और रेट तो दिया ही है, तो इसका क्या जाएगा खर्चा जाएगा। अब एरिया देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, अच्छे सवाल होते हैं लेकिन तुरंत हो जाते हैं सवाल ऐसे सवाल। ठीक, तो क्या कह रहा है यदि मैदान का व्यास 56 मीटर, यदि मैदान का व्यास 56 मीटर, देखो ये अच्छा बताओ ये मैदान है। ठीक है, कह रहा है एक वृत्ताकार मैदान के बाहर चारों ओर, ये वृत्ताकार मैदान है और मैदान का व्यास क्या दिया 56। भैया व्यास दिया है 56, व्यास दिया है 56, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी व्यास का आधा मतलब 28। तो ये की चीज़ क्या हो जाएगी 28 हो जाएगी। ठीक, ठीक, ये क्या हो जाएगी 28 हो जाएगी, ये चीज़ क्या हो जाएगी 28 हो जाएगी। अब खुद बताओ मुझे एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है इस पथ का। तो ये चीज़ तो मैंने बहुत बार समझाया है, जब भी इस पथ का एरिया निकालते हैं तो एरिया ऑफ पथ, पथ मतलब रास्ता, तो रास्ते का जब भी एरिया निकालते तो पूरे वाले सर्कल, बड़े वाले सर्कल में छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा दे तो पथ का एरिया आ जाएगा। तो पूरे वाले सर्कल का एरिया मैं मान लेता हूँ इसकी रेडियस क्या है कैपिटल आर है और इसकी रेडियस क्या है स्मॉल आर। तो भैया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर मैं कैपिटल आर स्मॉल आर की वैल्यू देखूँ तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी 28, और कैपिटल आर की वैल्यू देखूँ तो क्या हो जाएगा 28 + 3.5 मतलब 31.5।
तो बस सॉल्व कर लो भाई, पाई कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो भैया पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पे आर प्लस स्मॉल आर, आर माइनस स्मॉल आर। तो देखो यहाँ पे 22/7, कैपिटल आर में स्मॉल आर जोड़ दो, क्या आ जाएगा 59.5, और कैपिटल आर में यदि 28 घटा दोगे क्या आ जाएगा 3.5। तो ये आपका एरिया है, एरिया आ गया, ये क्या आ गया एरिया। अब इसमें कह रहा है एरिया में यदि तुम रेट का मल्टीप्लाई कर दो, एरिया में यदि तुम रेट का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। ये तो एरिया आ गया, अब रेट क्या है, ये जो आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा, और 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 26/18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा 26/18। ये भाई कैलकुलेशन आपको करना है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना है। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 26/18, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 168। ये सवाल जो है ना, कह रहा किसी वृत्त के अंदर बने वर्ग की भुजा a√2 है। कह रहा वृत्त की परिधि बताओ। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा एक सर्कल है और उसके अंदर हमने क्या बना दिया है, एक स्क्वायर बना दिया है, ये मान लो स्क्वायर ही है, ठीक। और इस स्क्वायर की भुजा, इस स्क्वायर की भुजा, इस स्क्वायर की जो साइड दिया है, इस स्क्वायर का जो साइड दिया है वो क्या दिया है a√2, ठीक। और मुझे कह रहा है इस सर्कल की क्या निकालनी, इस सर्कल की मुझे क्या निकालनी, परिधि। तो भैया सर्कल की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। अगर मुझे इसकी आर पता चल जाए तो मैं इसका आंसर निकाल लूँगा। तो भैया आर पता करना बहुत आसान है। देखो अगर मैं स्क्वायर के डायगोनल को मिला दूँ, स्क्वायर के डायगोनल को मिला दूँ तो ये जो स्क्वायर का डायगोनल है वो सर्कल का क्या होगा, सर्कल का क्या होगा, व्यास होगा। स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो सर्कल का क्या होगा, व्यास होगा। तो खुद बताओ ये स्क्वायर इसके डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल फॉर्मूला होता है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड। तो देखो ये √2 है और साइड कितना है a√2। तो जब सॉल्व करोगे तो 2a हो जाएगा, 2a। अब देखो यहाँ पे मुझे इसका क्या पता चल गया, इसका इसका विकर्ण पता चल गया, सॉरी इसका विकर्ण पता चल गया। और ये विकर्ण इस सर्कल के लिए, ये विकर्ण जो है इस सर्कल के लिए किसका काम कर रहा है, व्यास का। तो व्यास कितना है भैया 2a, और रेडियस निकालना है तो व्यास का आधा होता है मतलब a। तो भैया परिधि आ जाएगा 2π, ए की वैल्यू आर की वैल्यू कितनी है a है, तो हो जाएगा 2a π। तो 2a π इसका राइट आंसर हो जाएगा, या 2π है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 169। 169 है, कह रहा किसी आयत का परिमाप 40 मीटर और लंबाई 12 मीटर है। कह रहा आयत की चौड़ाई बताइए। तो भैया कोई आयत है उसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2l+b। आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l+b जो कि दिया 40, तो ये कट जाएगा 2 से, तो हो जाएगा 20। तो l+b की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। तो कह रहा है यदि लंबाई 12 है, अच्छा खुद बताओ लंबाई 12 है तो चौड़ाई क्या ले ले 20 आ जाएगा, हो गया 8। तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 170। 170 बहुत ही आसान सवाल है। कह रहे किसी वर्ग की भुजा को दुगना किया गया। कोई वर्ग है उसकी साइड को दुगना कर दिया। मान लो उसकी साइड पहले पहले उसकी साइड 1 थी, अब हो गई 2। तो अच्छा एरिया निकाल कर, एरिया में कितना चेंज होगा। अच्छा स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। स्क्वायर के एरिया का, ये स्क्वायर है इसकी साइड ए है, ए है, ए है, ए है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो क्या हो जाएगा, इसकी जो साइड है उसका स्क्वायर कर दूं। तो भैया अगर मुझे इसका स्क्वायर निकालना है तो जब साइड 1 था तो स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1। जब साइड 2 था तो स्क्वायर क्या होगा 4। तो देखो एरिया क्या हो गया, 1 से 4 हो गया, कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, किस पे 1 पे इंटू 100। जब सॉल्व करोगे तो 300% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 171। कह रहा 35 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर, 35 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग है जो कि 35 सेंटीमीटर इसकी साइड है, ठीक 35 सेंटीमीटर। कह रहा है इस वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया। क्या बनाया गया, एक सर्कल बनाया गया। इस वर्ग के अंदर क्या बनाया गया, एक सर्कल बनाया गया, ठीक एक सर्कल बनाया गया। कह रहा है सर्कल बनाया गया, तो कह रहा है वर्ग में बची हुई जगह का क्षेत्रफल बताओ। तो भैया बहुत ही आसान सवाल है। भैया सर्कल है तो सर्कल का डायमीटर, हम देखो डायमीटर जो होता है वो साइड के बराबर होता है। तो अगर ये 35 है तो ये भी क्या होगा 35। अगर मैं रेडियस की बात करूँ, ये डायमीटर है, डायमीटर मतलब व्यास, तो व्यास कितना आ गया, व्यास आ गया 35। तो रेडियस क्या होगा, व्यास का आधा मतलब 35/2। अब देखो अगर मुझे जो यहाँ पे चीज़ें बच गई हैं, जैसे यहाँ पे क्या बच गया, तो कहोगे यहाँ पे बच गया है। कह रहा वर्ग में बची हुई जगह, तो जगह कौन सी बची है, ये बची है। तो इस जगह का हमें क्या निकालना है, इस जगह का मुझे क्षेत्रफल निकालना है।
ये जो बची हुई जगह है ना, इसका हमें क्षेत्र निकालना है। और कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, कैसे निकालेंगे? अब तो आप सीख गए होंगे, पूरे वर्ग वाले में से, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर पूरे स्क्वायर के एरिया में से मैं क्या कर दूं, सर्कल का एरिया घटा दूं, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल एरिया घटा दूं तो क्या आ जाएगा? ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है भाई। 35 है साइड, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड क्या है? 35। स्क्वायर की साइड 35 है, उसका एरिया निकालना, तो क्या होगा? 35 का स्क्वायर। ठीक, माइनस सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर इसकी क्या होगी? आर की वैल्यू क्या है? 35/2 का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 1225, और माइनस यहाँ हो जाएगा पाई की वैल्यू कितनी? 22/7, और ये हो जाएगा 1225/4। तो यहाँ मैं क्या करूँगा? 1225 कॉमन ले लूँगा, तो क्या अंदर आएगा? 1 माइनस यहाँ काट दूंगा 2, ये हो जाएगा 11। तो 11/7, 11/14, 11/14। तो सॉल्व कर लेना भैया। 1225 जब इसको सॉल्व करोगे तो 14 में से 11 गया, 3/14, 3/14। तो जब इसको आप जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? जब इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 262.5, 262.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172 बहुत ही आसान सवाल है। इसको हम ऑप्शन से करेंगे। किससे करेंगे? ऑप्शन से। ध्यान से सुनना कैसे करेंगे। करेक्ट वर्ग की भुजा है 1/2x+1 यूनिट, और उसका विकर्ण जो है 3 - x/√2 यूनिट है। कह रहा वर्ग की भुजा की लंबाई बताइए। अब तो वर्ग की भुजा की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई बतानी है, मतलब ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर का हमें साइड बताना है। क्या बताना है? साइड। तो मैं क्या करता हूँ, साइड, साइड जो होगा इन चारों में से एक ऑप्शन होगा, तो मैं क्या करता हूँ, साइड को मान लेता हूँ एक। क्या मान लेता हूँ? एक। ऑप्शन से कर रहा हूँ ना, मतलब मैं ए की साइड क्या होता है? साइड, वर्ग की सभी साइड क्या होती है? बराबर। तो अगर मैं ए है तो ए की वैल्यू क्या मान लेता हूँ? 1। तो अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा? ए। ये भी क्या होगा? ए। ये भी क्या होगा? ए। तो इसको सॉल्व कर लो। तो 1/2, ठीक। तो मैं एक्स की वैल्यू इसमें क्या रखूँ कि ये 1 बन जाए? तो कहोगे एक्स की वैल्यू भैया, एक्स की वैल्यू 1 रखो, तो 1 + 1 तभी तो ये 1 बनेगा। समझ में आया? मैं ऐसे समझ सकते हो 1/2 x+1 है, ये भुजा है, और भुजा हमने क्या मान ली? 1 मान ली। तो सॉल्व करोगे तो x+1 और ये हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। x की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पे चेक कर लो क्या ये विकर्ण, तो इसमें चेक कर लो कि विकर्ण क्या आ रहा है। देखो विकर्ण, देखो हम लोग का यह 1 है। विकर्ण क्या होता है? डायगोनल भाई। स्क्वायर का विकर्ण क्या होता है? स्क्वायर के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a, और √2a की वैल्यू 1 है, तो क्या आ जाएगा? √2। अगर विकर्ण √2 आ रहा है, मतलब ये जो ऑप्शन है क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई चेक कर लो, देखो यहाँ पे 3 है, -1/√2, तो 3 में से 1 गया तो 2/√2, तो जब भाग करोगे क्या आएगा? √2। मतलब ये ऑप्शन जो हमने उठाया था, ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। समझ में आया? और हमने देखो ऑप्शन, सबसे ईजी वाला ऑप्शन कौन सा था? एक, इसलिए हमने सबसे ईजी वाला ऑप्शन चुना, और वही इसका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 173। कह एक समकोण ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, समझिए। कह रहा है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, और बी पर क्या है? 90 है। कह रहा है बी सी और ए सी के मध्य बिंदु बी डैश, मतलब बी सी का एक मध्य बिंदु है, बी सी का क्या है? एक मध्य बिंदु है बी डैश, और ए सी का एक मध्य बिंदु है ए डैश। तो कह रहा है ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो भैया मैंने ये देखो ये चीज़ बताई थी कि जब भी एक ट्रायंगल आ जाए, क्या आ जाए? ट्रायंगल, सिमिलरिटी में बताई थी। जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो और कायदे से बताऊंगा। जब ये ट्रायंगल आ जाए, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी मान लो, ठीक है, और इसका मध्य बिंदु मान लो डी है, और इसका मध्य बिंदु क्या है? ई है, और इसको हम मिला दें और ये इसके क्या हो जाए, तो अगर ये इसका मध्य बिंदु मिला देते हैं तो ये इसके पैरेलल हो जाता है, मतलब डी ई पैरेलल हो जाता है बी सी के, और इनका एरिया जो होता है ना, इनके साइड के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। इनका एरिया जो होता है इनके साइड का, मतलब अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूं, एरिया ट्रायंगल ए डी ई का एरिया निकालूं, और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूं ए बी सी, छोटा वाला ट्रायंगल ए डी, बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी, तो इनके साइड क्या होगा? ए डी अपॉन ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यही हमने करना है। तो ये मध्य बिंदु है, तो ये क्या होगा? एक, ये क्या होगा? एक, ये क्या होगा? एक, ये क्या होगा? एक। ठीक, अब ध्यान देना, तो अगर ये एक है तो इसका एरिया क्या होगा भाई? छोट ये दोनों कैसे, ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी, ए डैश बी डैश सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल
सी या ए बी सी के सिमिलर हो जाएगा कि नहीं। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनका एरिया क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अच्छा खुद बताओ छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड कितना है, तो कहोगे एक है, तो इसका एरिया क्या होगा एक, समझना। बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड कितना है, कहोगे दो, बड़े वाले ट्रायंगल ये वाला साइड कितना है दो, तो पूरे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा चार। अच्छा खुद बताओ पूरा ट्रायंगल चार का है, ये एक का है, तो ये क्या होगा तीन, समझ में। तो इससे हम हर चीज निकाल सकते हैं। अब क्या कह रहा है ए डैश बी डैश सी डैश का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो कह रहा है 1/2 होगा ए बी सी के। भैया देखो ए डैश बी डैश सी डैश का क्षेत्रफल कितना आया, एक आया, और पूरा क्षेत्रफल कितना आ रहा है, चार आ रहा है, मतलब ये पूरे का कितना है 1/4 है, पूरे का कितना है 1/4, ना कि 1/2 है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भाई पूरे ट्रायंगल पूरा कितना है चार, पूरे ट्रायंगल का ये एक है 1/4 है, पूरे ट्रायंगल का 1/4 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है ये चीज़ होती है, देखो ये सिमिलरिटी वाला मैंने कंसेप्ट बहुत बताया, ठीक, बहुत बताया, और ये ज्योमेट्री का कंसेप्ट है लेकिन मेंसुरेशन में यूज़ हो रहा है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 174, कह रहा है ए बी 5 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्त में, तो एक अर्धवृत्त बना दो, ठीक, और ये ए बी है और इसका व्यास है 5 सेंटीमीटर। कह रहा बना कोई कोण ए सी बी, अगर इसमें कोण बना दूँ, ठीक, तो कह रहा ए सी 3x है भाई 3, और बी सी क्या है 4x है। तो कह रहा है ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी का एरिया बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान देना, यहाँ पे भी आपको एक कंसेप्ट पता चलेगा। जैसे ये क्या है अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त पे यदि आप कोई एंगल बनाते हैं तो एंगल कितना होता है 90 होता है, इस चीज़ को याद कर लीजिए। अर्धवृत्त पे बना कोण 90 होता है, अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त पे बना कोण 90 होता है, समझ में आया। अब देखो ध्यान देना, ये 3 ये 4 ये 5, ऐसा नहीं लग रहा ट्रिपलेट है भाई, ये 90 है और 90 से पता चल गया ये ट्रिपलेट बनेगा, तो 3 4 5। तो यहाँ पे 3 बनाने के लिए मैं भाई ये 3x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू क्या लूँगा 1 लूँगा। अब x1 पता चल गया, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें सबसे बड़ी भुजा 5 ये है, ये 3 है, ये क्या होगा 4 होगा, ये 90 है। तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 4 और हाइट, तो सॉल्व कर लो भैया, कितना आ जाएगा 6, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 175, कह रहा है ए बी सी की भुजा ए बी 10 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर, सी ए 6 सेंटीमीटर है, तथा एम भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, एम भुजा बी सी का मध्य बिंदु। कह रहा है एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक, ए बी सी, ठीक, कह रहा है ए बी है 10, बी सी है, बी सी कितना है 8, और ये कितना है 6 का है। कह रहा एम भुजा जो है बी सी का मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु है एम, ठीक, और एम एन पैरेलल ए बी है, एम एन जो है वो ए बी के पैरेलल है, ठीक, एम एन जो है वो ए बी के पैरेलल है और एन पे काटता है। तो कह रहा समलंब चतुर्भुज ए बी एम एन का क्षेत्रफल बताइए। बिल्कुल सेम सवाल अभी मैंने बताया था जस्ट, भैया देखो ध्यान देना, जब भी मैंने बताया था कि ये राइट एंगल, ये क्या होता है एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के मिड पॉइंट को यदि आप मिला दोगे, ट्रायंगल के मिड पॉइंट को यदि आप मिला दोगे तो ये चीज़ क्या हो जाती है इसके पैरेलल हो जाती है, और ये पैरेलल हो जाती है, और छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया जो होता है, छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया जो होता है इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। अब ध्यान देना, ठीक, तो और ये चीज़ मैंने बताई थी, और एक चीज़ ये भी बताई थी, जैसे ये ए बी सी है, ए बी सी है, और ये डी ई है, तो डी ई पैरेलल बी सी अगर दे दिया गया, या डी और ई इनका मिड पॉइंट है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि डी ई जो होगा वो हाफ होगा बी सी के। अब बहुत आसान सवाल है, देखो ये इसके पैरेलल, इसका मतलब ये मिड पॉइंट है, ये दोनों मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है इसका मतलब ये भी, ये पूरा 6 तो ये भी 3, ये भी 3, इधर देखो ये 8 है पूरा तो ये भी 4, ये भी 4, ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा 5। अब देखो ध्यान दो, ये 3 4 5, छोटे वाले ट्रायंगल को देखो 3 4 5 और 3 4 5, 3 4 5 एक क्या होता है ट्रिपलेट होता है, और ट्रिपलेट का अगर इसका अगर मैं एरिया निकालूं, इसका एरिया निकालूं, तो भैया छोटे वाला ट्रायंगल क्या है, छोटे वाला ट्रायंगल ट्रिपलेट बना रहा है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये 3 हो गए 4 हो गए 5 होगा, इसका एरिया निकालूं तो एरिया क्या आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना आ जाएगा भाई, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल कितना आ गया 6। अब देखो बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है 6 8 10, ये भी ट्रिपलेट बनाता है, 6 8 10 भी तो ट्रिपलेट बनाता है, 6 8 10,
ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसका एरिया निकालूंगा तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 8, हाइट कितना है 6, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 24। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है समलंब चतुर्भुज ए बी एम एन का क्षेत्रफल बताओ। तो ए बी एम एन का क्षेत्रफल बताना है, ए बी एम एन। अच्छा पूरा 24 है, पूरा 24 है, ये 6 है भाई, पूरा 24 से 6 तो ये क्या होगा 18, तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? ठीक है।